नमस्कार दोस्तों, सिविलियन फैमिली में यू पीपल आर द मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट है। कैसे है ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में, इसका स्वरूप क्या है, इस पर हमें चर्चा करना है। और इसके बाद में वी विल स्टार्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर आएंगे। तो फर्स्टली कम टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर प्लान। आइए हम देखते हैं कि इसके लेक्चर प्लान में क्या है। तो देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला है बेसिक इकोनॉमी। बेसिक इकोनॉमी का मतलब होता है मौलिक अर्थव्यवस्था। मौलिक अर्थव्यवस्था दूसरा है डेवलपमेंटल इकोनॉमी। डेवलपमेंटल इकोनॉमी इसका अर्थ है विकासात्मक अर्थव्यवस्था। तीसरा है सेक्टोरल इकोनॉमी। जिसका अर्थ है क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था। दोस्तों, हमें ये देखना है कि बेसिक इकोनॉमी में क्या पढ़ना है। तो बेसिक इकोनॉमी में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं पहला कि अर्थ शास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर। अर्थव्यवस्था में अंतर दूसरा हम देखते हैं नेशनल इनकम, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। तीसरा हम देखते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एवं बेरोजगारी। इसके बाद 4th नंबर पर आता है हम लोगों का टॉपिक डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनांकिकी। ये हमें बेसिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। बेसिक इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा? बेसिक इकोनॉमिक्स में देखा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। दूसरा हमने क्या देखा? टॉपिक नेशनल इनकम देखा, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। तीसरा टॉपिक देखा हम लोगों ने पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और चौथा टॉपिक में हम लोग का डेमोग्राफी, जनांकिकी। इस पार्ट को हम बेसिक इकोनॉमी को अगर डील करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर अर्थव्यवस्था
और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। आखिर हम अर्थशास्त्र किसको कहेंगे और अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र इंडिकेट्स दैट हाउ टू प्रोड्यूस वेल्थ। अर्थशास्त्र यह कहता है कि धन का उत्पादन कैसे किया जाए। अगर अर्थशास्त्र में धन के उत्पादन को बताता है तो फिर अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था रेफर्स, जो ये अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी, रेफर्स हाउ शुड द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड मनी। उत्पादित धन का हम व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कैसे करें। दिस इंडिकेट्स इंडियन इकोनॉमी। यह कौन दर्शाता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था दर्शाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र किस पर जोर देता है, अर्थशास्त्र धन के उत्पादन पर जोर देता है। और अर्थव्यवस्था किस पर जोर देता है, अर्थव्यवस्था दर्शाता है कि उत्पादित धन का व्यवस्थित ढंग से प्रयोग कैसे किया जाए। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या और देखना है दोस्तों। तो जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन इंडिया। भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति है। तो आप जानते ही हैं कि भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है यह किस रूप में है, मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में है। अब सवाल होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे हम समझे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो गौर करिएगा, जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये हमने दो जगह से ग्रहण किया है। क्योंकि हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कोऑर्डिनेशन है, लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का कोऑर्डिनेशन है। जो यूएसए में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, वहां से हमने प्राइवेट सेक्टर को लिया है। और उसके बाद में जो सोशलिस्ट पैटर्न के सोसाइटी हैं उनसे हमने क्या लिया है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप हैं उनसे हमने लिया है पब्लिक सेक्टर। तो अगर हम जस्ट वी कम टू कंबाइंड द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, अगर हम लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाते हैं तो जस्ट दिस इज द इंडिकेशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। तो जो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में देखें तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जहां से हमने क्या लिया है, तो जहां से हमने प्राइवेट क्षेत्र को लिया है, जहां डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, विकेंद्रीकृत सिस्टम है, वहां की आखिर अर्थव्यवस्था कैसी है। तो गौर करिए, जहां से हमने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब हम उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि आखिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के क्या नेचर हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसी तरह से सिमिलरली वी कम टू सी अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसी तरह से हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं और वी हैव टू फाइंड, इस अर्थव्यवस्था में हमें ये भी देखना है कि व्हाट आर द नेचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या प्रकृति है, एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद में जस्ट वी कम टू फोकस अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम फोकस करते हैं और तब देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या नेचर और क्या विशेषताएं हैं। इंडियन इकोनॉमी में हम कैसे इसको एडजस्ट किए हैं, कैसे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय रिसोर्सेज को, इंडियन रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है, गतिशील कर रही है। तो इस तरह से हम इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे, इसके भी नेचर को देखेंगे, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इतना देखने के बाद में तब हम कहां पर आएंगे, तब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे, नेशनल इनकम पर आएंगे, राष्ट्रीय आय पर आएंगे। देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय को जानने के पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे। इकोनॉमिक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसको कैसे देखेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ये देखेंगे कि जो भारतीय
अर्थव्यवस्था की प्रकृति मिश्रित है। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रकृति में जो ग्रोथ का स्वरूप है यह क्या है और ये जीडीपी के कैसे स्वरूप को निर्धारित करती है। आखिर रियल में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको कहेंगे। तो अगर हम सिंपली जस्ट वी कम टू डिफाइन व्हाट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम सामान्य रूप से ये देखें कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि किसको कहते हैं, आर्थिक समृद्धि, चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंदी में आर्थिक समृद्धि कहते हैं, तो आर्थिक समृद्धि किसको कहते हैं। तो ये गौर करें कि अगर कहा जाए कि देयर इज द फेनोमेना ऑफ द क्वांटिटी चेंजेज इन एनी इकोनॉमी, अगर अर्थव्यवस्था में क्वांटिटी चेंजेज की फिनोमेना होती है, संख्यात्मक परिवर्तन की फिनोमेना होती है, तो सच टाइप ऑफ द इकोनॉमी इंडिकेट्स दैट द ग्रोथ सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उस राष्ट्र या देश के क्या दर्शाती है, समृद्धि परिदृश्य को दर्शाती है। तो गौर करिए, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल नंबरिंग है, संस्थागत जो परिवर्तन है, उसको हमें हर हालत में देखना है और फिर तब देखना है कि हाउ दिस इंस्टीट्यूशनल नंबरिंग कैन फाइंड एंड अकर एट द लेवल ऑफ द क्वालिटेटिव चेंजेज, कैसे यह जो स्वरूप है यह गुणात्मक परिवर्तन को निर्देशित करता है, गुणात्मक परिवर्तन को यह संकेत करता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास में क्या हुआ, आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है, तो गौर करिए यह गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। अब गुणात्मक परिवर्तन किस आधार पर हम देखेंगे, तो यहीं पर हम लोगों का एक जो जुड़ा हुआ टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को हम देखते हैं। अब मानव विकास सूचकांक में ये आपको मालूम ही है या नहीं होगा, ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर व्हाट इज द रीजन एचडीआई ऑफ इंडिया इज डिग्रेडेड, क्या कारण है कि भारत का जो मानवीय विकास सूचकांक है वह गिर रहा है। ये सब सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो एचडीआई आप जानते ही हैं कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये पब्लिश किया जाता है और इसमें जो 3 चर होते हैं, टॉपिक में आएंगे तो इसको डिटेल डील करेंगे, लेकिन इसमें 3 चर होते हैं जो लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और पर कैपिटा इनकम है, जिसको हम साक्षरता कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और गौर करिए इसके साथ में हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का स्वरूप क्या है। तो ये 3 चरों को देखेंगे और फिर तब देखेंगे कि इंडिया में इसका स्वरूप क्या है, कैसे इसमें सुधारात्मक हम कैसे इम्प्रूवमेंटल चेंजेज ला सकते हैं और इंडिया कैसे ये सीड कर सकती है, कैसे हेड कर सकती है। तो इस स्तर पर हम क्या देखेंगे, इस स्तर पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख करके तब नेशनल इनकम का जो पार्ट है हमारा, राष्ट्रीय आय का पार्ट है, राष्ट्रीय आय को देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय होता क्या है, आखिर हम किसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर क्या हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, आखिर हमारा जो नेशनल प्रोडक्शन है वो क्या है। फिर राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए जो स्वरूप हैं जो मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एंड सम टर्मिनोलॉजीज आर आल्सो यूज्ड एंड एवरीवन स्टूडेंट शुड बी टेंडेड टुवर्ड्स टू हैव योर क्लियर कंसेप्ट। स्टूडेंट्स को भी अपना कॉन्सेप्ट अवधारणा क्लियर करना चाहिए। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जो नेशनल इनकम का स्वरूप है उसमें क्या देखना है। तो नेशनल इनकम की जो कंसेप्चुअल अवधारणाएं हैं, जो अवधारणात्मक पहलू हैं, वो 2 रूपों में देखी जाती है कि इसमें तो जीडीपी और जीएनपी के रूप में देखी जाती है। अब जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहते हैं, जीएनपी को क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब जीडीपी जो है ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और इसकी क्या अवधारणा है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद कैसे जाना जाए, इसके बाद में जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, इक्विलिब्रियम का क्या स्टेट हो सकता है,
ये सारा चीज देखना है। इसके साथ में अब जीडीपी से जो रिलेटेड चीज है, चाहे एनडीपी हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, इसको देखना है। चाहे यह फैक्टर कॉस्ट पर है या मार्केट प्राइस पर है, चाहे यह लागत कारक पर है या बाजार कारक पर है, ये दोनों को हमें देखना है। इसके बाद में इसी तरह से हमें जीएनपी में देखना है। इतना देखने के बाद में तब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि आखिर करंट प्राइस क्या है, और करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, जो चालू मूल्य है और जो स्थिर मूल्य है। जो चालू मूल्य है वो क्या है, स्थिर मूल्य क्या है, और नेशनल इनकम को कैसे चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पर मेजरमेंट किया जाता है, और नेशनल इनकम को एक बैलेंस तरीके में रखने के लिए किस पैमाने पर हमें मेजरमेंट को देखना चाहिए, ये हम देखते हैं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं कि अब जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम को कैसे हम किस आधार पर मेजर करते हैं। तो चाहे इनकम मेथड कर लें, चाहे प्रोडक्शन मेथड कर लें, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड कर लें, इतना करने के बाद में जो हमारा मेंस का अप्रोच है, जो मेंस का स्वरूप है, वो क्लियर होता है। इसके बाद में तब हमारा इसमें बेसिक इकोनॉमी में जो तीसरा है टॉपिक, गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हमें देखना है। अब देखना है कि गरीबी किसको कहते हैं, तो गरीबी को हम देखेंगे कि गरीबी क्या है और गरीबी के कितने स्वरूप हैं। तो गरीबी के स्वरूप को देखने के लिए हम इसके प्रकार के आधार पर देखते हैं। तो इसके दो स्वरूप हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कहते हैं निरपेक्ष गरीबी, और गौर करिए जो रिलेटिव पॉवर्टी है उसको हम कहते हैं सापेक्षिक गरीबी। अब जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, हम देखेंगे कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, अविकसित राष्ट्र हैं, जहां पर इसका परिदृश्य एब्सोल्यूट पॉवर्टी का देखने को मिलता है, और जहां पर डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर रिलेटिव पॉवर्टी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम दोनों में अंतर कैसे करें। तो एक डायग्राम के माध्यम से भी हम इसे देख सकते हैं, और इसे हम स्ट्रक्चरल और रोटेशनल पॉवर्टी के रूप में देख सकते हैं। संरचनात्मक आपको गरीबी के संदर्भ में देख सकते हैं और चक्रीय गरीबी के संदर्भ में देख सकते हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल गरीबी है ये कैसे जन्म ले रही है, जो रोटेशनल गरीबी है वो कैसे जन्म ले रहा है, इस पर स्फीति का क्या प्रभाव है, गरीबी के साथ स्फीति को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये हमें देखना है। इसके बाद में तब हमें देखना है कि हमारे जो देश में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो पॉवर्टी है या एक विशियस साइकिल के रूप में है, गरीबी है जो किस साइकिल के रूप में है, एक विशियस साइकिल के रूप में है, दुष्चक्र के रूप में है। इस दुष्चक्र को, विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, इसको देखना है। और तब इसके बाद में हम बेरोजगारी को देखेंगे। तो बेरोजगारी क्या है, फिर गरीबी के साथ इसका रिलेशन, फिर गौर करिए बेरोजगारी के प्रकार, और फिर बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स है उसको हमें देखना है। तो इतना करने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, हम गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करते हैं। इसके बाद में फिर हम कहां पर आएंगे, डेमोग्राफी पर। तो डेमोग्राफी में क्या देखेंगे, डेमोग्राफी में देखेंगे कि आखिर जो पॉपुलेशन की स्थिति है, जनसंख्या के जो स्वरूप है ये क्या है, मालथुसियन साइकिल क्या है, और मालथुसियन साइकिल देखने के बाद में फिर हम देखेंगे कि इसे हम कैसे प्रिवेंट करें, और जो पॉपुलेशन के टाइप्स हैं, जिसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, जिसको हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं, और जिसको लो पॉपुलेशन कहते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको देखने के बाद में तब हम पॉपुलेशन देखेंगे कि भारतीय इकोनॉमी के लिए हाउ इंडियन पॉपुलेशन या ग्रोइंग पॉपुलेशन इज हिंड्रेस इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे अर्थव्यवस्था के विकास में जो ये जनसंख्या है एक बाधक के रूप में है। इसको देख करके तब हम बेसिक इकोनॉमी का जो स्वरूप है यह समाप्त करते हैं। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है क्या, ये हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल इकोनॉमी, विकासात्मक अर्थव्यवस्था। अब विकासात्मक अर्थव्यवस्था में क्या है,
कुछ पॉइंट्स है जिसको हम देख सकते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे प्लानिंग एंड नीति आयोग। योजना और नीति आयोग, योजना एवं नीति आयोग, ये हम देखते हैं, योजना एवं नीति आयोग देखते हैं। दूसरा इसमें क्या देखते हैं हम? मनी एंड इन्फ्लेशन, मनी एंड इन्फ्लेशन, मुद्रा और स्फीति देखते हैं। अब देखिए इसमें भी 4 to 5 टॉपिक्स है। पहले हम देख लें कि प्लानिंग एंड नीति आयोग, योजना एवं नीति आयोग का क्या स्वरूप है। तो जो योजना है, पहले हम देखेंगे कि योजना क्या है, योजना क्यों बनाया जाता है और योजना से क्या लाभ है। जानते हैं कि भारत का जो स्वरूप है, यहाँ की जो राजनीतिक स्वरूप है, एक कैसा है, चूंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में संसदीय प्रकार की सरकार को तो अपनाई गई है, लेकिन इसका फेडरल कैरेक्टर है। कैरेक्टर कैसा है? संघात्मक है। तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर में ही नियोजन को क्या करना है? अपनाना है, ताकि अपना करके हम क्या कर सकते हैं? व्यवस्था को गतिशील कर सकते हैं। जो सामाजिक आर्थिक विकास का स्वरूप है उसको हम प्रशस्त कर सकते हैं। तो गौर करिए, इस हिसाब से हमें क्या देखना है? इस हिसाब से हमें प्लानिंग को देखना है। तो यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा प्लानिंग का, कि आप भारत में नियोजन को भारत के संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप डिस्कस करें, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आपसे सवाल नीति आयोग, कारण कि आपने जानते ही हैं कि नीति आयोग हैज रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग जो स्वरूप है, ये नीति आयोग के द्वारा जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो जब रिप्लेस कर दिया गया है तो फिर नीति आयोग का क्या फंक्शन है और नीति आयोग का सफलता क्या है, नीति आयोग कैसे प्लानिंग कमीशन से बेहतर है, ये सारा चीज हम डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस जब हम करते हैं तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी समझना है, टर्मिनोलॉजी को, तब जाकर के बेहतर हो सकता है। अब जैसे फिजिकल प्लानिंग क्या होता है, कमांड प्लानिंग क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, ये हमें जानना है। और हमें ये भी जानना है कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में, भूमंडलीकरण के दौर में नीति आयोग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। और हमें यहाँ ये भी जानना है कि जो नीति आयोग है यह नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, न तो यह संवैधानिक संस्था है न ही सांविधिक संस्था है, बल्कि यह क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा एस्टेब्लिश है, एक कार्यपालिका निकाय के द्वारा बनाया गया है। लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्या कर दिया है? अंडर एस्टिमेट कर दिया है। कारण की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे फाइनेंस कमीशन, इसके रोल को क्या कर दिया है? लिमिट कर दिया है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो नीति आयोग है कैसे वित्त आयोग की भूमिका को यह सीमित कर दिया है, ये हमें देखना है। इसके देखने के बाद में तब हम कहाँ पर आएंगे? मनी पर आएंगे। देखेंगे कि मनी का स्वरूप क्या है और मनी का चेंजिंग स्वरूप देखेंगे। हम मुद्रा के मूल्य को बढ़ते हुए देखेंगे, मुद्रा के मूल्य को हम गिरते हुए देखेंगे। इससे जो अवधारणाएं उत्पन्न होती है, इससे जो कंसेप्ट उत्पन्न होता है, यह कंसेप्ट किस रूप में उत्पन्न होता है? यह कंसेप्ट उत्पन्न होता है माय डियर फ्रेंड्स
किस रूप में? तो यह कंसेप्ट उत्पन्न होता है कि स्फीति और अवस्फीति की क्या अवधारणाएं हैं। फिर स्फीति हम किसको कहेंगे? अर्थव्यवस्था के लिए स्फीति फायदेमंद है या खतरनाक है? स्फीति का प्रकार, चाहे आप जानते भी होंगे कि स्फीति के प्रकार अमूमन इसके मोबिलाइजेशन के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर 4 होते हैं, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई स्फीति, इसके बाद में वॉकिंग इन्फ्लेशन, टहलती हुई स्फीति, इसके बाद में रनिंग इन्फ्लेशन, दौड़ती हुई स्फीति, और इसके बाद में जंपिंग इन्फ्लेशन, उछलती हुई स्फीति। तो स्फीति के इस प्रकार को हम देखेंगे। स्फीति के इस प्रकार को देखने के बाद में फिर हम कहां पर आते हैं? तो गौर करिए, स्फीति के इस प्रकार को हम देख करके तब देखते हैं कि स्फीति के क्या परिणाम निकलते हैं, क्या कंसेक्वेंसेज इसके होते हैं, और यह स्फीति प्रोडक्शन से कैसे समाहित है, यह स्फीति अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों बनी हुई है, इसका डिमांड चेन और सप्लाई चेन से, मांग की श्रृंखला से और पूर्ति की श्रृंखला से क्या रिलेशन है, जो सवाल आपसे मेंस के स्तर पर आ रहे हैं, ये हम देखते हैं। फिर डिफ्लेशन को भी हम देखते हैं इसी तरह से, और तब इससे जुड़ा हुआ, जैसे डिफ्लेशन का प्रोसीडिंग्स अगर आगे जाए तो फिर रिसेशन है, रिसेशन से डिप्रेशन है, और फिर डंपिंग की स्थिति। तो यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, जिससे सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। इतना देखने के बाद में जो हमारा टॉपिक होता है दोस्तों, वह होता है फिर टैक्स एंड बजट। जो तीसरा टॉपिक इसमें होता है, यह क्या होता है? टैक्स एंड बजट। अब देखिए, टैक्स एंड बजट, कर और बजट है। हम देखेंगे कि टैक्स क्या है, टैक्स कितने प्रकार का होता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट और डीमेरिट्स क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? इतना देखने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स का सिस्टम क्या है। टैक्स के सिस्टम में क्या हम देखते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स देखते हैं, प्रगतिशील कर देखते हैं, फिर प्रोपोर्शनल टैक्स देखते हैं, अनुपातिक कर देखते हैं, फिर रिग्रेसिव टैक्स देखते हैं, प्रतिगामी कर देखते हैं, और फिर डिग्रेसिव टैक्स देखते हैं, अधोगामी कर देखते हैं। इनके देखने के बाद में फिर हम क्या आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स के स्वरूप पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम क्या देखेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे कि इसके मेरिट और डिमेरिट्स क्या है। और आप जानते ही हैं कि जीएसटी के आने से जितने सेवरल नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, जीएसटी के द्वारा जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं अधिकतर रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो इस स्तर पर हम जीएसटी को देखेंगे, और जीएसटी के क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम देखेंगे, और जीएसटी क्यों फंक्शनिंग में स्मूथ और बेहतर साबित होगी, ये हम देखेंगे। फ्यूचर पर्सपेक्ट में जीएसटी क्यों बेहतर है, इसको देख करके अब तब हम किस पर आएंगे? बजट पर आएंगे। तो देखेंगे कि बजट क्या होता है, फिर बजट का नेचर क्या है, भारत में बजट के प्रकार क्या है, चाहे वह बजट के प्रकार में आप परंपरागत बजट को देख सकते हैं, निष्पादन बजट को देख सकते हैं, इसके बाद में शून्य आधारित बजट, जिसको हम जीरो बेस बजट के नाम से जानते हैं, इसको हम देखते हैं। इसके देखने के बाद में हम तब आते हैं कि जो हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए कि फिस्कल डेफिसिट है, ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, और राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए सरकार के द्वारा क्या रणनीति की गई है या की जाती है, वर्तमान में इसका पोजीशन क्या है। इस तरह से जो बजटरी टेंडेंसीज है, जो बजटीय प्रवृत्तियां हैं, इन बजटीय प्रवृत्तियों को हम क्या करते हैं? देखेंगे। तो बजटीय प्रवृत्ति में हम क्या देखेंगे?
बजटीय डेफिसिट देखेंगे, इसको पाटने का क्या उपाय और प्रयास है। फिर हम फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, राजकोषीय घाटा देखेंगे, इसको पाटने के क्या उपाय हैं। फिर हम प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे, प्राथमिक घाटा देखेंगे, उसके सॉल्यूशन। फिर मॉनेटरी डेफिसिट देखेंगे, मौद्रिक घाटा, और फिर इसके सॉल्यूशन। और इतना देखने के बाद में जो बजट हम देख रहे हैं, तब हमारा वर्तमान में जो बजट है और उसको देखेंगे, और कैसे बजट इज एन डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, कैसे यह सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का एक विकासात्मक यंत्र है, इस पर हम फोकस करेंगे। इसको फोकस करने के बाद में दोस्तों हम कहां पर आ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चौथा क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार को हम देखेंगे। आर्थिक सुधार को देखेंगे। अब सवाल होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हमें पढ़ना है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये देखना है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, लिबरलाइजेशन को हम यल को क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, यल को हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि उदारीकरण क्या है और सरकार ने इसे क्यों चलाया और इसके क्या क्या कंसेक्वेंसेस, क्या क्या परिणाम निकले। फिर हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है और निजीकरण का स्वरूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या प्राइवेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए अपरिहार्य है, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण की सीमाएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। फिर है ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या है और भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का है, अर्थव्यवस्था क्यों हमारी गतिशील हो रही है या गतिशीलता के फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन से प्रशस्त होते हैं, इस स्वरूप को हम देखेंगे। तो इस तरह से हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। इतना देखने के बाद में दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंटल इकोनॉमी का जो पार्ट होता है वह पूरा होता है। इसके बाद में हम कहां पर आते हैं, तो अब आते हैं सेक्टोरल इकोनॉमी में। सेक्टोरल इकोनॉमी का मतलब क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था। ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है और सवाल मैक्सिमम भी यहीं से पूछे जाते हैं। और एवरीवन शुड हैव क्लियर कट कंसेप्ट, सबको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, कारण कि ये जानने का विषय है। क्योंकि जो बेसिक्स है, अगर इफ यू हैव feel healthy in the sense of resolving the terminology related to economy, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावली है, अगर उसको आपने ठीक से समझ लिया है तो मेंस के स्तर पर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि मेंस में कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द स्टूडेंट्स बिकम अनेबल टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। कभी कभी स्टूडेंट्स को शब्द समझने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए शब्द को हम ठीक से समझे और कैसे इसे हम फिर व्यवस्थित ढंग से आंसर में पिरोए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो इसलिए इस स्तर पर ये हमने बेसिक इकोनॉमिक्स को देखा, डेवलपमेंटल इकोनॉमी को। अब क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था, क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लें दोस्तों। क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था में पहला हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर सेक्टर।
कृषि क्षेत्र, क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था में सबसे पहले पढ़ना है हमको कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। तो कृषि क्षेत्र में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि भारत में कृषि के किस कौन कौन प्रकार हैं, फिर इरिगेशन सिस्टम, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था को देखना है, और तब हमें देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चरल पॉलिसी किस प्रकार का लाया गया है, इसका क्या स्वरूप है, ये हम देखेंगे। अब फिर इसी से संबंधित हम लैंड रिफॉर्म्स को देखेंगे, भूमि सुधार को देखेंगे, भूमि सुधार में किस प्रकार की स्थिति लाई गई है। हम ये भी देखेंगे कि उदारीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारी इंडियन जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो हमारी व्यवस्था है कृषि की, उसमें बहुत सुधारात्मक प्रयास नहीं हो पाए हैं। तो आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह से जस्ट वी हैव टू कम टू फोकस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वी come to delineate and found out the hindrances in the way of agriculture, in the way of agricultural mobilization। हम देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में कौन सी समस्या है जो अभी तक बनी हुई है, जिसके चलते हमारा कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र में हम कृषि के साथ साथ भूमि सुधार को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारी चीजें यहाँ पर पूरी होती है। दूसरा इसमें अगर हम टॉपिक पढ़ें तो क्या है दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। अगर हम देखें तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, तो गौर करिए, ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें हमें देखने के लिए हमें ये देखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में कितने प्रकार के उद्योग हैं। और दूसरा क्या देखना है, दूसरा ये देखना है कि इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस प्रकार के है और भारत में इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या प्रभाव हैं, इसके क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं। इसके दोनों पहलू पर विचार करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर और नेगेटिव एस्पेक्ट पर। और फिर इसमें हम क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम देखेंगे फूड पार्किंग का स्थिति क्या है। फूड पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे। और एमएसएमई में समस्याएं देखेंगे, एमएसएमई के स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं वो किस प्रकार की समस्याएं हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखेंगे। और फिर तब हम क्या देखेंगे, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। तो तीसरा हम क्या देखेंगे दोस्तों, टर्शियरी सेक्टर। ये देखिए तृतीयक क्षेत्र देखेंगे, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में हम क्या देखेंगे, गौर करिए, टर्शियरी सेक्टर में हम देखेंगे यहाँ पर चूंकि हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है मौलिक आधारभूत संरचना है जो कि सोशल और इकोनॉमिक स्तर पर है। हम सोशियो इकोनॉमिक स्तर पर क्या देखेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आधारभूत संरचना देखेंगे। इसके बाद में हमें क्या देखना है, तो इसके बाद में हमें ये देखना है कि टर्शियरी सेक्टर में और कौन ऐसे सेक्टर हैं जो रेलेवेंट हैं। तो गौर करिए, टर्शियरी सेक्टर के बाद में हम क्या देखेंगे, जैसे इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हम रेल को देखेंगे, रोड को देखेंगे, उसके बाद में नेविगेशन जो नौका परिवहन है उसको देखेंगे, फिर एयर फैसिलिटीज, वायु मार्ग की हम सुविधा देखेंगे। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है वो देखेंगे। फिर पोर्टल सिचुएशन, जो तटवर्ती क्षेत्रों में बंदरगाह की स्थिति है, कैसे इसे प्रमोट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, कैसे इसे सुविधाजनक स्थिति बनाई जा रही है,
जो सवाल रिलेवेंट बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से हम ए देखेंगे, ए टर्शियरी सेक्टर में। इसके बाद में चौथा सेक्टर कौन है? तो चौथा सेक्टर है एक फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर अब गौर करिए, फाइनेंशियल वित्तीय क्षेत्र है। वित्तीय क्षेत्र में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर किसको कहते हैं। अब फाइनेंशियल सेक्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो गौर करिए, फाइनेंस से रिलेटेड, तो फाइनेंस से रिलेटेड पहले तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, जिसको हम कहते हैं क्या? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति होता क्या है, और गौर करिए राजकोषीय नीति के क्या फंक्शन होते हैं, हम ये देखेंगे, जो कि आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। गौर करिए, इसके देखने के बाद में हम कहां पर आएंगे? फिर देखेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है, इसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट होता है। अब फाइनेंशियल जो मार्केट है, वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार में किस प्रकार की स्थितियां हैं, तो गौर करिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार को देखेंगे, जिसमें इसके दो प्रकार हैं, कैपिटल मार्केट और आपको मनी मार्केट, जो पूंजी बाजार है और जो मुद्रा बाजार है। पूंजी बाजार हम किसको कहते हैं? जैसे पूंजी बाजार में हम दो चीजें देखते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार क्या होता है और द्वितीयक बाजार क्या होता है। इसके बाद में हम फिर क्या देखते हैं? इसके बाद में देखते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में आप जानते हैं कि मुद्रा बाजार होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कम अवधि के लिए होता है। तो इसमें किस प्रकार का यूज करते हैं हम? मनी की लिक्विडिटी क्या होती है, फंड्स की लिक्विडिटी क्या होती है, इसकी क्या सर्टेनिटी होती है, क्या निश्चितता होती है, यहीं पर हम देखेंगे कि जो ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल है, इसका क्या स्वरूप होता है। इसके देखने के बाद में दोस्तों मनी मार्केट का एक स्वरूप है, जो कि आप जानते हैं कि ये शेयर से रिलेटेड होता है, जो कि इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। शेयर क्या है, शेयर क्यों रेजिंग और डाउन की स्थिति में होता है, क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेबी का स्वरूप क्या है, सेबी का टूल्स क्या है, नियंत्रण करने का तरीका क्या है, और आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है, यहाँ पर ये हम देखते हैं। इसके देखने के बाद में हम इस देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो स्वरूप है भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के प्रकार कौन कौन है, और फिर देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल भारत में कौन चल रहा है, ट्रिपल पी क्या है, ट्रिपल पी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ट्रिपल पी में आने वाले हिंड्रेंसेज कौन कौन है, और इसके कंसेक्वेंस को देखेंगे। इसके देखने के बाद में तब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का जो टॉपिक है दोस्तों समाप्त होता है, और तब हम आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पर। तो अब देखिए एक्सटर्नल सेक्टर, अब एक्सटर्नल जो सेक्टर है, बाहरी क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र जिसको कहते हैं, अब बाह्य क्षेत्र में हम क्या देखते हैं? सबसे पहला देखेंगे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। देखेंगे कि आखिर भुगतान संतुलन हम किसको कहेंगे। भुगतान संतुलन के दो अकाउंट है, आप जानते ही हैं, एक कैपिटल अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट है, एक पूंजी खाता है, एक चालू खाता है। अब जो कैपिटल अकाउंट है, जो पूंजी खाता है, अब पूंजी खाता के हम स्वरूप को देखेंगे, फिर करेंट अकाउंट को देखेंगे। करेंट अकाउंट के ही दो खाते होते हैं, जैसे एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और एक इनविजिबल अकाउंट होता है, अदृश्य मद होता है। गौर करिए, अब हम बीओटी को, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, फिर देखेंगे कि बीओपी और बीओटी में क्या अंतर है, ठीक है, और तब देखेंगे कि बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम होने में अगर भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाए तो इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि भुगतान संतुलन असंतुलित क्यों होता है,
ये और वर्तमान का जो अभी चल रहा है ये सिचुएशन हम भारत सरकार का देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत ये सब देखते हैं तो फिर किस पहलू पर हम आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखने के बाद में करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, रुपए की परिवर्तनीयता, हमारा जो लेन देन हो रहा है रुपए की परिवर्तनीयता रुपए में हो रहा है, इसकी परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का अर्थ क्या है, यह क्यों, और गौर करिए अभी अगर हुआ है तो यह करेंट अकाउंट पर हुआ है कि कैपिटल अकाउंट पर, ये हमें देखना है। तो जो कैपिटल अकाउंट का स्वरूप है वो क्या है और करेंट अकाउंट का स्वरूप है वो क्या है, हमें ये देखना है। इसके देखने के बाद में हम क्या देखते हैं, इसके देखने के बाद में फिर तब हम मनी का सिस्टम देखते हैं जिसमें कि मुद्रा की धोखाधड़ी होता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है और मनी लॉन्ड्रिंग से क्या एक्ट बना हुआ है ये हम देखते हैं 2002 का। तो गौर करिए यहाँ पर इसमें हम इतना एक्सटर्नल सेक्टर में देखते हैं। फिर फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी हमारा व्यापार है, विदेशी व्यापार का स्वरूप क्या है, विदेशी व्यापार क्यों उत्पन्न होता है, विदेशी व्यापार के क्या क्या पैटर्न है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का संरचना क्या है, इंपोर्ट का संरचना क्या है, भारत में एक्सपोर्ट के संरचना के अंतर्गत कौन कौन है, इंपोर्ट के संरचना आयात संरचना में कौन कौन है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ जो विदेशी व्यापार हो रहा है इसके क्या स्वरूप है, किन देशों से हो रहा है और किन देशों में हमारा अधिकाधिक आपको ट्रेड रिलेशन बना हुआ है। फॉरेन ट्रेड के साथ में ही हम देखेंगे कि हमारा जो बाइलेटरल एग्रीमेंट होता है, मल्टीलेटरल होता है, बाइलेटरल का स्वरूप क्या होता है, मल्टीलेटरल का स्वरूप क्या होता है और इकोनॉमिक फोरम की स्थिति क्या होती है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फॉरेन ट्रेड में देखेंगे। और फॉरेन ट्रेड देखने के बाद में दोस्तों हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या देखा, एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा। तीसरा जो सेक्टोरल इकोनॉमी में है इसमें हमने क्या देखा, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, टर्शियरी सेक्टर देखा, हमने फाइनेंशियल सेक्टर देखा, एक्सटर्नल सेक्टर देखा। अब एक्सटर्नल सेक्टर में हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट देखना है, क्या देखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसकी महत्ता क्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भारत को क्या फायदा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मुख्य रूप से हम तीन की तो भूमिका देखना ही देखना है। किसका, तो गौर करिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व व्यापार संगठन का भूमिका भारत के संदर्भ में हमें देखना है। फिर वर्ल्ड बैंक का पहल देखना है इंडिया के रिलेशन में। और फिर आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का देखना है। गौर करिए आप जानते हैं कि भारत के भुगतान संतुलन को असंतुलित आईएमएफ के द्वारा होता है। आईएमएफ से भी हम डेब्ट करते हैं। फिर गौर करिए हम डेब्ट किससे करते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी करते हैं। इसलिए इस डेब्ट का क्या स्वरूप है, जो कि डेब्ट फाइनेंसिंग के रूप में भी हम देखेंगे, जिसे हम हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। ये देखने के बाद में जो इंटरनेशनल स्तर पर और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और भी इंपॉर्टेंट संगठन है, उन संगठन को हम देखेंगे जो भारत के लिए क्या है, फायदा है। जैसे बिमस्टेक की स्थिति क्या है, और फिर वर्ल्ड के स्तर पर यूनियन, जैसे सार्क का सिचुएशन क्या है, एपेक का सिचुएशन क्या है। इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेलेवेंट है, जो बने हुए हैं रेलेवेंट, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम इस स्तर पर देखेंगे। तो जो देखिए जो कॉन्क्रीट प्रिपरेशन है ये मेंस के स्तर पर जो हम देखते हैं, पीसीएस के स्तर पर, अब तो यूपी पीसीएस और आईएएस का सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा सा देयर इज आल्सो द चेंजिंग नेचर ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न का जो प्रकृति है थोड़ा सा परिवर्तित है। तो इसलिए हम यूपी के स्तर पर इस तरह के टॉपिक में जो रिलेवेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चंस को, और तब देखेंगे तो हम समझते हैं कि नॉट ए सिंगल क्वेश्चन विल बी ए स्पेयर। कोई सवाल आपको
इधर उधर नहीं हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है और फिर आपको डेटा के साथ अपने को क्या कर लेना है, कोऑर्डिनेट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर प्लान में हमने क्या देखा, इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर प्लान में हमने बेसिक इकोनॉमिक्स को देखा, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल इकोनॉमी को देखा और फिर सेक्टोरल इकोनॉमी को देखा। अब हमें करना क्या है, तो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट बेसिक इकोनॉमिक्स। हमें बेसिक इकोनॉमिक्स को क्या करना है, देखना है, जिसमें हमें स्टार्ट कौन सा टॉपिक करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या होती है, और उसके बाद में गौर करिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या नेचर है, यह कैसे भिन्न है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, कैसे भिन्न है सोशलिस्ट इकोनॉमी इससे, और प्राइस मैकेनिज्म का क्या स्थिति है, इसके देखने के साथ ही में तब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो राष्ट्रीय आय से हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के साथ। धन्यवाद।